हेलो दोस्तों, आप सभी को भारत स्टडीज यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट जो LNMU दरभंगा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। LNMU के वे सभी स्टूडेंट जो UG पार्ट 2 में हैं, उन सभी के लिए आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है। आज हम अपने पिछले वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में जान रहे थे और उनका टाइप 3 कंप्लीट कर लिए थे। अर्थात स्विट्ज़रलैंड में कुल हमने 5 टाइप बनाए हैं, जिनमें से 3 टाइप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम टाइप 4 पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक निश्चित रूप से करें और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप इन पर जुड़ सकते हैं। यहाँ से आपको हम बहुत अच्छे न्यूज़ और कंटेंट देते रहते हैं। फेसबुक पेज है @भारत स्टडीज, टेलीग्राम लिंक भी वही है @भारत स्टडीज, या फिर आप सीधे रूप पे लिखेंगे तो ये जो नीचे में दिया हुआ है ये आप टेलीग्राम पे टाइप करेंगे तो ये लिंक है, ये डायरेक्ट लिंक है, आप सीधे भारत स्टडीज हमारे चैनल पर जुड़ जाएंगे। LNMU के स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल टेलीग्राम पे ग्रुप है जो है LNMU यूनिवर्सिटी दरभंगा करके, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं और वहाँ भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ जितना भी होता है और इस सभी वीडियो का लिंक वहाँ भी प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप वहाँ भी निश्चित रूप से जुड़ जाएं। आइए हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम स्विट्ज़रलैंड के लोकतंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ लंबा टॉपिक आज का भी है, तो आप आराम से शांति से बैठ के इस वीडियो को देखें, घबराए नहीं। ये 5 टॉपिक में से आपका एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है। मतलब अगर आपने यह 5 जो वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, इस 5 वीडियो को देखने के उपरांत एग्ज़ाम में आपका 20 मार्क्स निश्चित रूप से आएगा। इसलिए ये 5 वीडियो का सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आज स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में जानते हैं। आज हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में जानते हैं और इसका क्वेश्चन कुछ आपको इस प्रकार देखने को मिल सकता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से क्या तात्पर्य है? स्विट्ज़रलैंड में इसके कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालिए। या फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? स्विट्ज़रलैंड में यह किस प्रकार कार्य करता है? या स्विट्ज़रलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है, स्पष्ट करें। या फिर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के गुण दोषों का वर्णन करें। कहने का तात्पर्य है कि ये जितना भी अभी हम क्वेश्चन आपको बताएं, इन सभी प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर होगा जो हम तैयार करके लाए हैं, जो हम आपको आज बताने वाले हैं। तो आप चिंता न करें, इस वीडियो को पूरी देखें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर निश्चित रूप से चेक कर दें। तो आइए हम आज
का अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। इसका आंसर होगा अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र जो है ये जनता का, जनता के द्वारा और जनता पर ही शासन है। ये अब्राहम लिंकन का कथन है। इसका मूल आशय यह है कि स्वयं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। ये जो इससे पहले मैं आपको लाइन बताया हूँ, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। तो आप इस लाइन को भी याद रखिए और ये लाइन किसने कहा है उस व्यक्ति को भी याद रखिए, और वो व्यक्ति हैं अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन उनका नाम। इसका मूल आशय यह है कि प्राचीन काल में यूनानी नगर राज्यों तथा भारत के बज्जी संघ के प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन ही प्रचलित था, लेकिन कालांतर में राज्यों की जनसंख्या बढ़ जाने और बड़े आकार वाले राज्यों की स्थापना होने के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अव्यावहारिक पाया गया और इसके स्थान पर विश्व के अधिकांश राज्यों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपना लिया गया। लेकिन आज भी स्विट्जरलैंड के एक पूर्व कैंटन ग्लेरस और 4 अर्ध कैंटनों गोबवाल्टेन, निडवाल्टेन, इनर अपेंजल और आउटर अपेंजर में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। अब हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे जिसे आपको पॉइंट बनाकर ही लिखना है। तो पहला पॉइंट है प्रारंभिक सभाएं या लैंड्सजीमिंट। ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, लैंड्सजीमिंट ये होगा। इन कैंटनों में कोई विधानमंडल नहीं है और विधानमंडल का कार्य लैंड्सजीमिंट या प्रारंभिक सभा द्वारा किया जाता है। इन कैंटनों में नागरिकों की वर्ष में कई बार या आवश्यकता अनुसार इससे अधिक प्रारंभिक सभाएं होती हैं, जिसमें 20 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को वाद विवाद में भाग लेने और मत देने का अधिकार है। इस प्रारंभिक सभा को स्विट्जरलैंड में लैंड्सजीमिंट कहा जाता है। लैंड्सजीमिंट यही वो सभा का नाम है जो वहाँ पे होता है। इस सभा में अगले वर्ष तक के लिए प्रशासनिक कार्य चलाने हेतु एक कार्यकारिणी परिषद का चुनाव किया जाता है, जिसका प्रधान लैंड्समैन होता है, जिसका प्रधान लैंड्समैन जिसका प्रधान होता है लैंड्समैन। यह कार्यकारिणी परिषद प्रारंभिक सभा के सम्मुख गत वर्ष के प्रशासनिक कार्य की रिपोर्ट और आगामी वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करती है। सभा बजट पारित करती है। यह सभा कैंटन के न्यायाधीशों और अन्य सरकारी अधिकारियों और राज्य परिषद के लिए प्रतिनिधि भी चुनती है। प्रारंभिक सभा के द्वारा वे सभी अन्य कार्य भी किए जाते हैं जो अन्य कैंटनों में विधानमंडल करते हैं। ये हुआ इसका। तो अब
नेक्स्ट है हमारा यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण, लोक निर्णय और आरंभ। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के क्या सब उपकरण हैं, इस बारे में हम जानते हैं। अन्य स्विस कैंटनों और संघीय क्षेत्र में यद्यपि प्रत्यक्ष लोकतंत्र को उसकी व्यवहारिकता के कारण नहीं अपनाया गया है, लेकिन स्विस नागरिक मूलतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रसंगक और भक्त तथा उसके द्वारा अपनी शासन पद्धति में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण को अपनाकर शब्दों में नहीं लेकिन भावनाओं में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपना लिया है। स्विट्जरलैंड के लोग जो हैं वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनी भावनाओं में स्थापित कर चुके हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उनके लिए एक भावना है। लोक निर्णय और आरंभ को यद्यपि विश्व के अन्य कुछ देशों में ही अपनाया गया है, जैसे संवैधानिक प्रश्नों पर लोक निर्णय स्विट्जरलैंड ने अमेरिकी संघ के मैसाचुसेट्स राज्य से ग्रहण किया है, जहां वह 1778 से पूर्व प्रचलित था। लेकिन स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय और आरंभ की पद्धति को इस सीमा तक अपनाया और विकसित किया है कि वे वस्तुतः स्विस पद्धति ही हो गई है। ये जो पहले पद्धति थी ये इससे पूर्व अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है मैसाचुसेट्स। ये उस राज्य का नाम है मैसाचुसेट्स। यहाँ इससे पूर्व यही पद्धति चलती थी और यहीं से स्विस के लोगों ने इस पद्धति को लिया, परंतु इसके बाद इस राज्य में इस पद्धति का अंत हुआ, पर स्विस के लोगों ने इस पद्धति को अपना पद्धति बना लिया। अब इसी में कुछ पॉइंट हैं जो से हम पॉइंट एक दे, क दे, ए दे, जो आपको इच्छा है आप अपने सुविधा अनुसार दे सकते हैं। लोक निर्णय या जनमत संग्रह। लोक निर्णय इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक कानून आवश्यक रूप से जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए और इसीलिए जनता को व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयकों पर निषेधाधिकार प्राप्त होना चाहिए। लोक निर्णय का तात्पर्य यह है कि विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि जनता उसे स्वीकृति प्रदान न करे, अर्थात यदि जनता विधेयक को अस्वीकृत कर दे तो उसे रद्द समझा जाएगा। लोक निर्णय के दो रूप होते हैं, अनिवार्य और ऐच्छिक। अनिवार्य लोक निर्णय का आशय यह है कि विधानमंडल द्वारा पारित सब विधेयकों पर लोक निर्णय आवश्यक है और बिना जनता की स्वीकृति के ये विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकते। प्रायः व्यवस्थापिका द्वारा पारित सभी कानून प्रयोग में लाने से पूर्व अनिवार्य रूप से सीधे जनता के समक्ष जनमत संग्रह के लिए जाते हैं। संघ के संविधान में संशोधन से संबंधित सभी विधेयक संशोधन करने के लिए अनिवार्य जनता संग्रह के लिए जाते हैं, अर्थात जनमत संग्रह के लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त समस्त अध्यादेश यदि उन्हें कार्यपालिका द्वारा अति आवश्यक घोषित नहीं किया गया हो तो अनिवार्य जनमत संग्रह के अंतर्गत आते हैं। अगर ऐच्छिक लोकमत की बात करें तो ऐच्छिक लोक निर्णय का तात्पर्य यह है कि संविधान द्वारा निर्धारित जनता की एक निश्चित संख्या निश्चित समय के भीतर विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर लोक निर्णय की मांग करे, तभी वह उसके लिए प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि जनता द्वारा यह इस प्रकार की मांग न किए जाए तो विधेयक बिना लोक निर्णय के ही स्वीकृत समझा जाएगा। अब इसे समझिए, लोक निर्णय या जनमत संग्रह होता क्या है। तो जो भी विधेयक उनका संसद जो है उनमें पारित हुआ या फिर जो उनके कार्यपालिका है उन्होंने पारित किया, उन विधेयकों को लोक
मत के लिए लाया जाता है। पर क्या सभी विधेयकों को? नहीं। अगर कोई अर्जेंट कोई इम्पोर्टेंट है जिसका जनता तक पहुंचाना उतना वक्त नहीं है, जैसे युद्ध हुआ या कुछ और हुआ, तो ऐसे विधेयकों को सीधे पारित किया जाता है। परंतु इस विधेयक में भी कंडीशन है। अगर लोग एक निश्चित संख्या और निश्चित अवधि के भीतर भी इस विधेयक को कहे कि नहीं हमें इसमें वोट करना है, तो वो उपलब्ध कराया जाता है। आरंभक होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। आरंभक ये हुआ। लोक निर्णय जनता को कानून के संबंध में निषेधात्मक शक्तियां प्रदान करता है और इसे इस संबंध में सकारात्मक शक्तियां आरंभ के द्वारा प्रदान की जाती है। आरंभ के द्वारा जनता को यह अधिकार दिया जाता है कि वह किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करे अथवा प्रस्ताव के रूप में वह विधानमंडल से इस बात की मांग कर सकती है कि लोक निर्णय लिया जाए। आरंभ दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है सविन्यासित आरंभ और सेकंड होता है अविन्यासित आरंभ। ये दो प्रकार के आरंभ होते हैं, ये हम आपको लिख देते हैं। फर्स्ट होता है सविन्यासित। पेन के कारण ऐसा हो रहा है, इसलिए आप चिंता न करें। अविन्यासित और सेकंड होता है अविन्यासित। ये दो होते हैं, सविन्यासित और अविन्यासित। अब ये दोनों क्या होता है तो इसके सुनिए। सविन्यासित आरंभ के अंतर्गत जनता स्वयं ही विधानमंडल के सम्मुख विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत करती है और विधानमंडल इस प्रारूप को बिना किसी संशोधन के जनता के सम्मुख अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करता है। तो सविन्यासित आरंभ यह होता है जिसके अंतर्गत जनता स्वयं ही विधानमंडल के सम्मुख विधेयक का रूप प्रस्तुत करती है। अगर माने कि यह एक जनता है, ठीक, या स्वयं ही अगर ये असेंबली है, तो इसके सामने में यह मांग प्रस्तुत करती है कि हमें इसमें लोकमत करना। ये हुआ सविन्यासित आरंभ। और अविन्यासित क्या होता है? तो अविन्यासित आरंभ के अंतर्गत जनता विधानमंडल के सम्मुख कुछ निश्चित सिद्धांत रखती है। यदि विधानमंडल इन सिद्धांतों से सहमत होता है तो वह उसके आधार पर विधेयक निर्मित करता है, और यदि विधानमंडल इन सिद्धांतों से असहमत हो तो इन सिद्धांतों को जनता जानने के लिए प्रस्तुत किया जाता, जनमत जानने के लिए प्रस्तुत किया। कहने का तात्पर्य है, इसमें तो सीधा काबा में वोटिंग करना है, पर इसमें जो सेकेंड वाला एक जनता और है, ये जनता है वो, इसने कहा कि भाई हमें वोटिंग नहीं करना है, हमारा कुछ कंडीशन है, अगर आप ये कंडीशन मानने को तैयार हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप ये कंडीशन, ये जो असेंबली है, अगर आप ये कंडीशन मानने को तैयार नहीं है तो फिर जनमत के लिए दिया जाए। ये इस जनता का फरमाइश है। चलिए, अगर इन दोनों चीज़ों का हम मूल्यांकन करें तो कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता के संबंध में अनेक विचार व्यक्त किए गए हैं। कुछ विचारकों की दृष्टि में स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण सफलतापूर्वक संचालित हुए हैं, परंतु दूसरी और कुछ ऐसे समीक्षक भी हैं जो ये मानते हैं कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक उपकरणों के प्रयोग से विधायन को काफ़ी क्षति हुई है। अब इन दोनों बातों में क्या सच्चाई है तो ये दोनों ही जाने, पर इन दोनों का मत जो है वो कुछ और हम विस्तार पूर्वक आपको बता देते हैं। कुछ समीक्षकों ने स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कार्यचालक के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए कहा है कि वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र के
उपकरणों के कारण व्यवस्थापन में कठिनाइयाँ हुई हैं तथा विधि निर्माण के स्तर में भी कमी आई है। विधायिका ने उच्च स्तरीय विधियों के निर्माण में कोई रुचि नहीं दिखाई है। आलोचकों के मतानुसार जनमत संग्रह के दौरान कुछ पेशेवर राजनीतिज्ञों ने जनता को गुमराह कर मनोनुकूल प्रस्ताव को स्वीकृत करवाया है अथवा प्रतिकूल प्रस्तावों को अस्वीकृत करवाया है। लावेल के मतानुसार, अब देखिए ये लावेल कौन है, इनका बारे में भी जान लेते हैं। ये जो लावेल है यह एक राइटर है। लावेल यह एक राइटर है, राजनीतिज्ञ है। इसके मत के अनुसार है कि आरंभक स्विट्जरलैंड में असफल रहा तथा इसे जनमत का वास्तविक दर्पण या अचूक सूचक नहीं कहा जा सकता। सर हेनरी मेन, इनका भी नाम आप याद रखिए, सर हेनरी मेन ने जनमत संग्रह को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रगति में बाधक तत्व माना है। फाइनर के मतानुसार एक और नाम है जिनका नाम है फाइनर। इसके मतानुसार जनमत संग्रह एवं आरंभक के प्रयोग के कारण स्विस जनता अनुदार तथा रूढ़िवादी कही जा सकती है। कई समीक्षकों ने यह भी कहा है कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कारण शक्ति, समय और धन का दुरुपयोग हुआ है। ये तीन बहुत फेमस राइटर हैं और इन तीनों ने स्विट्जरलैंड के लोकतंत्र को बुरा कहा है। अगर सीधा एक वर्ड में जाना जाए तो यही इन्होंने कहा है। अब अच्छा कौन कह रहा है या क्या उसका अपना एक थ्योरी है, ये जानते हैं। स्विट्जरलैंड में कुल मिलाकर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को सफल ही कहा जा सकता है। स्विट्जरलैंड की जनता ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रयोग में न तो अत्यंत रूढ़िवाद का परिचय दिया है, न ही अति उग्रवाद का। यहाँ की जनता मध्यम मार्ग का अवलंबन लेकर व्यवस्था को अस्थायी बनाए रखने में प्रयत्नशील रही है। स्विट्जरलैंड के कुछ राजनीतिज्ञों ने स्वीकार किया है कि जनमत संग्रह से थोड़ी बहुत भलाई भले ही रुक गई हो जिससे हम करना चाहते हो, परंतु चेतावनी के रूप में इससे कुछ बुराइयां भी रुक चुकी है। कभी कभी पीछे हटने की संभावना के होते हुए लोकतंत्र की प्रगति रुकी नहीं है, वरन उससे उन्नति अस्थायी बनी है। ये वहाँ के जो ये नेता साहब है इनका वक्तव्य है। मान लीजिए स्विट्जरलैंड के एक नेता है, इन्हीं का वो वक्तव्य है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता के कारण, अब स्विट्जरलैंड में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसकी सफलता का क्या सब कारण हुआ इस बारे में जानते हैं और उसका पॉइंट नंबर फर्स्ट है। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है? देश का छोटा आकार। ये पॉइंट हम आपको लिख दे रहे हैं, देश का छोटा आकार। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि देश का छोटा आकार। देश का छोटा आकार स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता का सबसे बड़ा कारण है। बड़े राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण सफलतापूर्वक काम नहीं कर सकते। छोटा आकार होने के कारण जनमत संग्रह या स्थानीय सभाओं की बैठकों में नागरिकों द्वारा भाग लेना संभव हो पाता है। सेकेंड है नागरिकों का चरित्र। नागरिकों का चरित्र, ये सेकेंड। अगर कहा जाए तो एक शब्दों में कि स्विट्जरलैंड के नागरिकों का चरित्र बहुत ही अच्छा है। वे स्वभाव से बहुत अच्छे हैं, वे अपने लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, विरोधियों को वोट के द्वारा ही दंड देते हैं। इस बीच आपको एक नाम याद रखना है, वो नाम है डब्स। अब ये डब्स कौन है? डब्स भी एक राइटर ही है और उनका कहना था कि आपको अन्य देशों में बड़ी राजनीतिक उपलब्धियां मिल सकती हैं, परंतु आपको स्वतंत्र, राष्ट्रीय और सुव्यवस्थित व्यवहारिक विचार वाले इतने अधिक अच्छे नागरिक किसी अन्य देशों में नहीं मिल सकती है। ये नागरिकों के चरित्र के बारे में ही इस डब्स ने ये बात कही है। तो आइए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, जो हमारा है पेशेवर राजनीतिज्ञों का अभाव। पेशेवर राजनीतिज्ञों के कारण लोकतंत्र
दूषित हो जाता है। वे राजनीतिक को अपने हित में तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। स्विट्जरलैंड में पेशेवर राजनीतिज्ञों का अभाव पाया जाता है। यहाँ यदि पेशेवर राजनीतिज्ञ हैं भी तो उनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कार्य संचालन में कठिनाई नहीं होती है। पॉइंट नंबर 4 है राजनीति के प्रति गंभीर दृष्टिकोण। स्विस नागरिकों का राजनीति के प्रति गंभीर दृष्टिकोण होता है। जिस प्रकार भारत या एशिया के कुछ अन्य देशों में सड़कों, बाजारों और गलियों में राजनीतिक सिद्धांतों की बातें कही जाती है, उस तरह की स्थिति स्विट्जरलैंड में नहीं है। स्विट्जरलैंड में आम लोग राजनीति को गंभीरतापूर्वक लेते हैं, जिसके कारण वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संचालन में कोई कठिनाई नहीं हुई है। पॉइंट नंबर 5 है, ये तीनों पॉइंट हम आपको एक ही साथ समझाएंगे। स्विट्जरलैंड में सामाजिक और आर्थिक स्तर पर लोगों में बहुत बड़ी सीमा का समानता पाई गई है। वह न तो साम्यवादी देशों की तरह लोगों को अधिक आर्थिक समानता और न ही अमेरिका, ब्रिटेन जैसे पूंजीवादी लोगों को पूर्ण असमानता की खाई काफ़ी चौड़ी है। इन तीनों पॉइंट का एक शब्द में समझिए कि पेशेवर राजनीति का अभाव का मतलब है कि यहाँ कोई भ्रष्टाचारी नेता उपलब्ध नहीं है, अगर है भी तो उसकी संख्या बहुत ही छोटी है। ये इसका पॉइंट है। सेकेंड और फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें तो राजनीति के प्रति गंभीर दृष्टिकोण, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक ही हुआ कि हमारे यहाँ आप देखते होंगे कि बच्चा बुजुर्ग सड़कों पे राजनेताओं को गालियाँ, राजनीति को कोसते रहते हैं पर करते कुछ नहीं है। ऐसा बात उन लोगों में नहीं है। वे राजनीति के प्रति गंभीर है, वे विचार करते हैं और एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। और पांचवा है वो है आर्थिक, अर्थात गरीब है तो पूरा गरीब न बने और अमीर है तो पूरा अमीर न बने, एक संतुलन बनाए रखना भी इन लोगों का एक प्रमुख कार्य रहा है। ये हो गया पॉइंट। एक पॉइंट और है जिसे हम आपको बताएंगे, उसके बाद कुछ गुण अवगुण के बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो पॉइंट नंबर 6 यह कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तटस्थता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा देश है जहां अस्थायी तौर पर तटस्थता की नीति अपनाई गई है। दो विश्व युद्धों में स्विट्जरलैंड तटस्थ की नीति बरकरार रखने में सफल रहा है। वैदेशिक स्तर पर कम से कम कठिनाई रहने के कारण स्विट्जरलैंड अपने घरेलू स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों को लागू करने में सफल रहा है। अब यहाँ पे एक आपको नाम याद रखना है, वो नाम है लॉर्ड वाइस। ये भी राइटर ही है। इनका कहना है कि स्विट्जरलैंड की साधारण जलवायु प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए बहुत अनुकूल है। जनमत संग्रह और उपक्रम की ऐसी संस्थाएं हैं जो पौधों की भांति मिट्टी और धूप में बढ़ती है। ये लॉर्ड वाइस का कथन है। अब हम स्विट्जरलैंड के गुण अपगुण के बारे में बात करेंगे। तो पहले स्विट्जरलैंड के लोकतंत्र के गुण के बारे में बात कर ले। तो गुण में कुछ पॉइंट हैं जिसे हम जल्दी आपको बता देते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र लोगों की इच्छा जानने तथा उन्हें क्रियान्वित करने का सबसे अच्छा साधन है। बंजारों तक का मत है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र लोगों की इच्छा जानने का सबसे अधिक या निश्चित ढंग है और जनमत संग्रह राजनीतिक वातावरण का सर्वोच्च माप है। सेकेंड पॉइंट है जो हम गुण की अभी बात कर रहे हैं, उसमें प्रभु सत्ता जनता के हाथों में रखी है। थर्ड पॉइंट है इससे जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है जिससे राजनीतिक चेतना बनी रहती है। फोर्थ पॉइंट है राजनीतिक दल प्रणाली के दोष नहीं है। 5 पॉइंट है इससे विधानमंडलों और जनता में अच्छी समझ एवं तालमेल बनी रहती है। 6 पॉइंट है राजनीतिक उथल पुथल का खतरा कम रहता है। 7 पॉइंट है जनमत संग्रह के कारण बहुमत दल अपनी मनमानी नहीं कर पाता है। 8 पॉइंट है कानूनों पर न्यायपालिका द्वारा न्यायिक पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। 10 पॉइंट है प्रत्यक्ष लोकतंत्र से कानूनों की मान्यता अधिक बढ़ जाती है। 10 पॉइंट है मतदाताओं का शासन प्रशासन से संबंध बना रहता है। और लास्ट और 11 पॉइंट है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कारण विधानमंडल के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने की संभावनाएं प्राय समाप्त ही हो जाती हैं। ऐसा आप समझ सकते हैं। ये तो इसका कुछ 11 पॉइंट था, कुछ
11 पॉइंट था जो इसका गुण था। अब अगर हम बात करें तो कुछ इतना ही पॉइंट इसके अवगुण में भी हम आपको बताने वाले हैं। ये इसका अवगुण है, इतना ही पॉइंट, दोनों बराबर रहेगा। आप थोड़ा इधर उधर भी कर सकते हैं, पर हम आपको देखने के लिए हर एक पॉइंट का एक एक अवगुण भी बता रहा हूँ। सुनिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में विधानमंडल का सम्मान घटता है, यह इसका फर्स्ट अवगुण है। सेकंड है, विधानमंडल के प्रतिनिधियों में जिम्मेवारी की भावना कम हो जाती है, क्योंकि वे जानते हैं कि अंतिम निर्णय जनता के हाथों में है। थर्ड है, कानूनों के निर्माण एवं उन्हें लागू करने में देरी हो जाती है, क्योंकि जिन कानूनों पर जनमत संग्रह की मांग होती है उनके बारे में समय की अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। फोर्थ है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कारण जनता को थोड़े थोड़े समय बाद मतदान में भाग लेना पड़ता है। 5 है, कानून का बनना एक बहुत जटिल काम है, जनता उसकी बारीकियों को भली भांति नहीं समझती। 6 है, दलों की कूटबंदी का प्रभाव बढ़ जाता है। 7 है, कई बार किसी अच्छे विधेयक के विरुद्ध भी जनता में व्यर्थ में ही भ्रांतियाँ फैल जाती है। 8 है, जनमत संग्रह में जनता कानूनों के किसी अच्छे भाग को स्वीकार और खराब भाग को अस्वीकार नहीं कर सकती। 9 है, यह प्रणाली महंगी है, क्योंकि जनमत संग्रह करवाने में बहुत धन का व्यय होता है। और 10 है, प्रगतिशील कानून के निर्माण में अनेक बार बाधा पड़ती है, क्योंकि इसमें अधिक टैक्स लगाए जाते हैं। और लास्ट और 11 अवगुण है, कानून निर्माण एक कला है, जनता इतनी योग्य नहीं होती कि वह अच्छे कानूनों को बना सके और विधानमंडल के सामने प्रस्तुत कर सके। ये कुछ अवगुण हैं। अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपनी अपनी जगह ये दोनों बातें ही सही है, पर गुण पे अधिक फोकस करके अवगुण पर कम फोकस करना ही हमारी अच्छी रीत है। अवगुण को गुण में बदलना भी हमारी एक अच्छी रीत है। तो कोशिश होगा कि स्विट्जरलैंड में भी ऐसा हो, अवगुण को गुण में बदला जाए और सिर्फ वहाँ गुण ही गुण हो। तो आज हम स्विट्जरलैंड के टाइप 4 पढ़ रहे हैं। बहुत जल्द हम आपको टाइप 5 भी प्रोवाइड कराएंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक, सब्सक्राइब और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर कीजिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर निश्चित रूप से करें। शेयर ज़रूर किया कीजिए। आप हमारे सोशल अकाउंट पे भी जुड़ जाया कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए टाइप 5 स्विट्जरलैंड का बहुत जल्दी ही आपको उपलब्ध कराएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।